भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सीटेट परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 18 बड़े टॉपिक्स को हम डिस्कस कर लेंगे आज की इस वीडियो के बाद। यानी कि 18 बड़े टॉपिक्स का क्या मतलब है? हर एक टॉपिक से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है और 18 प्रश्नों को हम इस वीडियो तक कंप्लीट कर लेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट सीटेट एग्जाम के लिए है। सीडीपी की प्लेलिस्ट है, उसमें हम लगभग 100 लेक्चर्स डालेंगे, यानी कि पूरी सीडीपी को कवर कर देंगे, चाहे वो यूपीटेट, एमपीटेट, रीट किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए हो। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धि वाले चैप्टर को। तो बुद्धि को क्या कहते हैं, बुद्धि की क्या परिभाषाएं हैं, बुद्धि बहुआयामी कैसे है, बुद्धि के क्या क्या प्रकार हैं, बुद्धि के सिद्धांतों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बुद्धि परीक्षणों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है वो थोड़ा सा फनी होगा और लंबा होगा। ठीक है, याद रखेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मनोवैज्ञानिक अपने अपने सिद्धांत देते गए और सबके सिद्धांत एक एक करके अमान्य कर दिए गए। यहाँ पर ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए, यानी कि दूसरे सिद्धांत का नाम चेंज कर करके अपने सिद्धांत देने की कोशिश की। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो सरकारी अध्यापक चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इसके बराबर में जो बेल आइकॉन है इसको जरूर प्रेस कर लेना है, जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 8 दिसंबर 2019 को जो आपका सीटेट परीक्षा हुई है उसमें किस तरह से प्रश्न पूछा गया था। यानी कि आपकी सीटेट परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था वो इस पूरे चैप्टर का सार था। यानी कि आपके प्रश्न भी इसी तरह से पूछे जाते हैं कि पूरे एक चैप्टर का सार क्या निकल के आ रहा है, तो वहां से आपके सीटेट परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि बुद्धि है क्या। बुद्धि क्या है? तो एक सबसे सरल परिभाषा सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बुद्धि, देखिए यहां पर ये जो परिभाषा है ये मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा है। ठीक है, बुद्धि वह शक्ति है। तो बुद्धि को क्या माना गया? एक शक्ति माना गया, जो क्या करती है? हमारी समस्याओं का समाधान करने में हमारी सहायता करती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक शक्ति है जो कि समस्याओं को समाधान करने में हमारी हेल्प करती है। तो ये तो थी एक नॉर्मल सी परिभाषा। अब एक थोड़ी सी टफ जो डेफिनेशन है, जैसे हिंदी का जो लेवल अगर उच्च हो जाता है तो उसमें डेफिनेशन आपकी क्या बनेगी बुद्धि की? तो बुद्धि व्यक्तित्व का निर्धारक तत्व है। यानी कि जो पर्सनैलिटी है व्यक्ति की, वो उसका निर्धारक कौन करता है? बुद्धि करती है। तो ये भी आप याद रखेंगे, बुद्धि व्यक्तित्व का निर्धारक तत्व है। तो ये है थोड़ी सी टफ डेफिनेशन। अब यहां पर एक डेफिनेशन और देने की कोशिश करता हूं जो सामान्य डेफिनेशन है। ये सामान्य डेफिनेशन पहले वाली तो थी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, दूसरी टफ डेफिनेशन है विकिपीडिया के द्वारा। अब यहां पर एक जनरल यानी कि सामान्य परिभाषा क्या है बुद्धि की? तो बुद्धि सोचने, समझने, तर्क करने एवं चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? सोचने, समझने, तर्क करने एवं चिंतन करने की योग्यता है। यानी कि बुद्धि के द्वारा क्या कर सकते हैं हम? बुद्धि के द्वारा हम सोच सकते हैं, बुद्धि के द्वारा ही हम किसी चीज को समझ सकते हैं। किसी से तर्क, बहस किस वजह से कर सकते हैं? बुद्धि के द्वारा कर सकते हैं। और अगर हम चिंतन करते हैं, यानी कि कोई चीज हम सोचते हैं, तो वो भी किसकी वजह से करते हैं? बुद्धि के। तो बुद्धि की एक और डेफिनेशन लिख लीजिए आप, सोचने, समझने और तर्क एवं चिंतन करने की योग्यता है। तो चलिए यहां पर डिस्कस कर लिया हमने कि बुद्धि क्या है। अब बुद्धि को कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया कि बुद्धि क्या है, कई सारे लोगों में अलग अलग पाई जाती है। बौद्धिक रूप से कई सारे व्यक्ति अलग अलग होते हैं। कई सारे जो लोग होते हैं, कई सारे जो बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? मंद होते हैं। तो ये क्या है? बुद्धि की वजह से ही है। ठीक है, अब इसके कुछ कारण बताए थे मनोवैज्ञानिकों ने। ठीक है, इसके कुछ कारण बताए थे मनोवैज्ञानिकों ने कि कोई बच्चा प्रतिभाशाली क्यों है, कोई बच्चा सामान्य क्यों है और कोई बच्चा मंदबुद्धि क्यों है। तो यहां पर इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास में ये कुछ कारण बताए गए हैं जो बुद्धि के। ठीक है, कि कोई प्रतिभाशाली क्यों है, कोई मंदबुद्धि क्यों है। तो यहां पर एक कारण बताया गया है, सबसे पहला वंशानुक्रम की वजह से, दूसरा बताया गया वातावरण की वजह से, या फिर दोनों की वजह से। तो ये जो तीनों चीजें हैं, वंशानुक्रम, वातावरण या फिर दोनों, ये तीनों को बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। ठीक है, याद कर लेंगे ये क्या है? बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व। अब देखिए बुद्धि क्या है, हमने यहां पर पढ़ा था ऊपर कि बुद्धि निर्धारक तत्व है व्यक्तित्व का, हमारी पर्सनैलिटी का। तो और ये निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? तो वंशानुक्रम,
वातावरण या फिर ये दोनों। याद रखेंगे, ये पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो आप बोलेंगे वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, जो हमने विकिपीडिया वाली डेफिनेशन पढ़ी थी कि बुद्धि व्यक्तित्व का निर्धारक तत्व है, तो निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं जो व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं? तो वंशानुक्रम और वातावरण। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसके इतिहास में सबसे पहले कि कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं बताई। कोई कह रहा कि 3 इसके निर्धारक तत्व हैं, कोई कह रहा है इसके जो है समस्या समाधान करने वाली शक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो बोरिंग है 1923 में बोरिंग ने क्या है एक औपचारिक परिभाषा दी। अब देखिए, कोई बोल रहा है कि जैसे बुद्धि क्या है, एक तत्व है, कोई कह रहा बुद्धि क्या है, एक शक्ति है, कोई कह रहा बुद्धि क्या है, समायोजन करने की क्षमता है। तो यहाँ पर कोई औपचारिक परिभाषा नहीं थी। 1923 में बोरिंग ने सबसे पहली एक औपचारिक परिभाषा इसकी दी। औपचारिक परिभाषा बोलते हैं फॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, अब फॉर्मल डेफिनेशन बोरिंग ने बुद्धि की क्या दी? तो बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, जो बुद्धि परीक्षण करके हम मापते हैं वही क्या है, बुद्धि है। तो ये सबसे पहली औपचारिक परिभाषा है बुद्धि की। याद रखेंगे, बोरिंग ने 1923 में सबसे पहली औपचारिक परिभाषा दी है बुद्धि की। वो क्या है? तो बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। अब देखिए, यहां पर बताने की कोशिश करता हूं कि बोरिंग जो है उन्होंने ये औपचारिक परिभाषा दी कैसे। औपचारिक परिभाषा में जो बुद्धि परीक्षण वाली बात है वो बोरिंग को कहां से पता लगी? तो बुद्धि परीक्षण किए गए होंगे, उससे पता लगी है। तो आइए जान लेते हैं कि बुद्धि परीक्षण इतिहास में किस किस ने किए हैं। देखिए, एक चीज देखिए, यहां पर बुद्धि परीक्षण कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने किए हैं, लेकिन इतिहास में केवल हम 2 तरह से चीजें पढ़ते हैं। जैसे हम कोई भी चीज पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा सर्दी विश्व में कहां पड़ती है, सबसे ज्यादा सर्दी इंडिया में कहां पड़ती है। जैसे हम सोचते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, इंडिया में सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है, विश्व में सबसे छोटा शहर कौन सा है, इंडिया में सबसे छोटा शहर कौन सा है। तो इसी तरह हम बुद्धि जो के परीक्षण वाली जो बात है वो 2 तरह से पढ़ेंगे। बुद्धि परीक्षण सबसे पहले सफल विश्व में किसने किया, बुद्धि परीक्षण सबसे पहले सफल भारत में किसने किया। 2 चीजों को पढ़ेंगे, विश्व में और भारत में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे पहला बुद्धि का सफल परीक्षण किया था अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, नाम याद रखेंगे, अल्फ्रेड बिनेट, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, 1905 में। ये बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखेंगे। अल्फ्रेड बिनेट ने 1905 में बुद्धि का सबसे पहला सफल परीक्षण किया था। इसीलिए अल्फ्रेड बिनेट को क्या है, बुद्धि का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस। हु इज फादर ऑफ इंटेलिजेंस? तो बिने। ठीक है, अल्फ्रेड बिने इज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस। अब अल्फ्रेड बिने है कहां के? तो फ्रांस के हैं अल्फ्रेड बिने। इसीलिए फ्रांस को बुद्धि का देश कहा जाता है। फ्रांस को क्या है, बुद्धि का देश कहा जाता है। याद रखेंगे, अल्फ्रेड बिने कहां के हैं, फ्रांस के। इन्होंने सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण किया था 1905 में, इसलिए इनको बुद्धि का पिता कहा जाता है। ये फ्रांस के थे, इसलिए फ्रांस को बुद्धि का देश कहा जाता है। अब जो अल्फ्रेड बिने हैं उन्होंने बुद्धि के 4 तत्व बताए थे। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के कितने तत्व बताए थे? 4 तत्व बताए थे। आप लिख लीजिए इनको, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ठीक है, 4 तत्वों से मिलकर बनी है बुद्धि। ज्ञान से मिलकर बनी है, आविष्कार से मिलकर बनी है, निर्देश और आलोचना। इन चारों तत्वों से मिलकर बुद्धि बनी है। ये 4 तत्व बुद्धि के किसने बताए हैं? तो बिने ने। ठीक है, अब ये हमने बात कर ली कि विश्व में सबसे पहले सफल परीक्षण बुद्धि का किसने किया था। अब बात कर लेते हैं कि भारत में किसने किया था। तो भारत में है, इनका नाम है क्राइस। नाम याद रखेंगे, क्राइस। ठीक है, क्राइस। ठीक है, याद रखेंगे क्या है इनका नाम, क्राइस। क्राइस ने सबसे पहला सफल बुद्धि का परीक्षण किया था भारत में। यह किया था 1922 में। यह किया था 1922 में, और यह किया था लाहौर में, जो कि अभी पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान में आता है। लेकिन तब क्या था, ये तब क्या था, भारत का ही भाग था, क्योंकि 1947 में देश विभाजित हुआ था। तो उससे पहले क्या है, भारत का था। तो भारत में सबसे पहले सफल परीक्षण बुद्धि का किसने किया है? क्राइस ने 1922 में। अब यहां पर एक चीज देखिए, बोरिंग ने अपनी डेफिनेशन कब दी है? 1923 में, यानी कि ठीक 1 साल बाद। तो यहां से आपको यह याद हो जाएगा कि भारत में जो क्राइस थे उनने सफल परीक्षण बुद्धि का किया था 1922 में।
इसी के बाद बोरिंग ने अपनी डेफिनेशन दी थी कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है 1923 में। केवल 1 साल का फर्क है। तो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण तथ्य जान लिए इतिहास के जो कि बुद्धि से संबंधित हैं, बुद्धि परीक्षण से संबंधित हैं। अब बात कर लेते हैं कि इतिहास में बुद्धि को किस किस तरह से विभाजित किया गया। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर है, तो क्या है कि बहुत सारे, मैंने आपको बताया बहुत सारे प्रयोग और परीक्षण किए गए बुद्धि को मापने के लिए, बहुत सारे परीक्षण किए गए, लेकिन हम तो केवल 2 के बारे में पढ़ते हैं। एक साइमन बिने के बारे में जो सबसे पहला परीक्षण था, मतलब कुछ और परीक्षणों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विश्व में साइमन है और भारत में क्राइस है। इनमें से कई परीक्षणों द्वारा किए गए मापन को ही बुद्धि कहा गया। बोरिंग ने अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के संबंध में अपने अपने ढंग से परिभाषित किया। तो वहां पर क्या था कि इतिहास में कई सारे मनोवैज्ञानिक थे, इतिहास में कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को कई भागों में बांटा है, कई श्रेणियों में बांटा है। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बोला कि समायोजन करने की जो योग्यता होती है उसको बुद्धि कहते हैं। जो व्यक्ति समाज में समायोजन कर लेता है, अपने आप को ढाल लेता है, वही बुद्धिमान है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह कहना था कि जो व्यक्ति एडजस्टमेंट कर लेता है वही ज्यादा बुद्धिमान है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह कहना था कि जो जितनी जल्दी सीख लेता है वो बुद्धिमान है। यानी कि कोई चीज़ आपको दी गई, जैसे आपको कुछ बाइक सिखाई गई, मुझे बाइक सिखाई गई, तो आपने जल्दी सीख ली, तो ये माना, कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये माना गया कि आप में बुद्धि ज़्यादा है। ठीक है, जो जल्दी सीख लेता है वो है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि अमूर्त चिंतन करने की जो योग्यता रखता है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। जो चीज़ों को सोच लेता है, जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती हैं उन पर भी विचार कर लेता है, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो 3 भागों में बांटा गया था बुद्धि को, यहाँ पर 3 श्रेणियों में बांटा गया था मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, इतिहास की बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर परिभाषाएं जान लेते हैं। तो यहाँ पर कई सारी परिभाषाएं कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने दी, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है 4 से 5 है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर 1-2 इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर और हो सके तो आप सभी याद कर लेना। टोटल 7 डेफिनेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर परिभाषाओं की बात कर लेते हैं कि कोई भी हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। उस चैप्टर में कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी होती हैं। तो सबसे पहले टर्मन की परिभाषा पढ़ लेते हैं। टर्मन ये मनोवैज्ञानिक है। टर्मन ने बुद्धि के बारे में क्या बोला है? तो बुद्धि अमूर्त चिंतन के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। जैसे हमने अभी जो तीसरा श्रेणी पढ़ी थी कि अमूर्त चिंतन जो कर लेता है, तो अमूर्त चिंतन वाली बात किसने बोली? टर्मन ने। याद रखेंगे टर्मन ने कौन सी बात बोली है? अमूर्त चिंतन के संदर्भ में जो हम चीजें सोचते हैं, अमूर्त यानी कि जो चीजें हमारे समक्ष, हमारे सामने नहीं है, उनके बारे में भी अगर हम सोच लेते हैं तो वो क्या है? उसकी योग्यता क्या है? बुद्धि है। चलिए आगे है, पिंटर की डेफिनेशन है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। जो भी नई नई सिचुएशन, नवीन परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, अगर हम उसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो वही क्या है? बुद्धि है। वही जो योग्यता है उसको क्या बोला गया है? बुद्धि बोला गया है। तो जो हमने 3 श्रेणी में पढ़ी थी, जो दूसरी श्रेणी थी समायोजन वाली, तो वहां से अपनी डेफिनेशन उठा के पिंटर ने डाल दी है। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन है रॉस की। रॉस क्या बोलते हैं बुद्धि के बारे में? तो बुद्धि नवीन परिस्थितियों में सचेत अनुकूलन है। जो हमारी नई नई सिचुएशन हमें मिलती हैं, अगर हम उसमें अडॉप्टेशन कर लेते हैं, अगर हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, कोई भी नई सिचुएशन हमारे सामने आई, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया सचेत होके, एकदम सजग होके, तो उसी को क्या बोला गया है? बुद्धि बोला गया है। अब देखिए अनुकूलन जब मैंने आपको बताया था, तो अनुकूलन मैंने आपको बताया था 2 तरह का होता है अनुकूलन। एक तो समायोजन जो होता है, एडजस्टमेंट, वो अनुकूलन के अंतर्गत ही आता है। ये बात आप याद रखना। समायोजन क्या है? अनुकूलन क्या है? समायोजन अनुकूलन के अंतर्गत आता है। और एक होता है समावेशन। एक होता है समायोजन, एक होता है समावेशन। ये दोनों बातें एक वीडियोज में मैंने पहले शायद आपको बताई हैं। अनुकूलन को बोलते हैं इंग्लिश में अडॉप्टेशन। समायोजन को तो आपको पता ही है, एडजस्टमेंट बोलते हैं। समावेशन को बोलते हैं एसिमिलेशन। और इनको थोड़ा सा समझा देता हूं एग्जांपल से। अनुकूलन यानी कि अडॉप्ट करना, कुछ भी चीज को ग्रहण कर लेना, इसको बोलते हैं केवल अनुकूलन। अनुकूलन 2 तरह का होता है। समायोजन यानी कि कोई चीज, जानकारी हमें प्राप्त हुई तो हमने उसको समायोजित कर लिया, यानी कि पिछली वाली जो जानकारी थी वो थोड़ी सी गलत थी, हमें कोई नई जानकारी मिली तो उसमें हमने समायोजन कर लिया, यानी कि उसको इसमें मिला लिया और इसमें हमने समायोजन कर लिया। समावेशन कहता है कि कोई पुरानी जानकारी हमें थी, एक नई जानकारी और मिल गई,
तो यहाँ पर विरोधाभास वाली चीज नहीं होती। समायोजन में क्या है, पुरानी जो जानकारी वो थोड़ी सी गलत थी तो हमने उसको नई जानकारी के साथ ठीक किया। समावेशन में कोई किसी भी जानकारी को हमने ठीक नहीं किया है, पहले जानकारी थी फिर दोबारा से जानकारी और आ गई तो दोनों को मिला लिया। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है समायोजन, समावेशन और अनुकूलन में, ठीक है। और याद रखेंगे अनुकूलन वाली डेफिनेशन किसकी है, रॉस की। वेस्लर की डेफिनेशन क्या है, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामूहिक योग्यता है। अब यहाँ पर जो योग्यता है वो भी किसने बताई है, वेस्लर ने। देखिए वेस्लर ने भी एक योग्यता बताई है, पिंटर ने भी एक योग्यता बताई है, टर्मन ने भी बुद्धि को एक योग्यता बताया है। तो ये चीज भी आप याद रखना है, इसको ऐसे आप डिफाइन कर लेना। टर्मन, पिंटर और वेस्लर, इन तीनों ने क्या है, योग्यता बताया है, ठीक है, बुद्धि को। वेस्लर ने बुद्धि के 3 पक्ष बताए हैं, कार्यात्मक पक्ष, रचनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, ठीक है। क्रियात्मक पक्ष में वंशानुक्रम और वातावरण भी इन्होंने ऐड कर दिया है। तो ये डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो आपको बताता हूँ। टर्मन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, रॉस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, रॉस ने अपनी डेफिनेशन लगभग हर चैप्टर में दी है। वुडवर्थ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जीन प्याजे की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, स्पीयरमैन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 5 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, 2 डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनको आप स्किप कर सकते हो अगर याद करने में दिक्कत हो तब। वुडवर्थ की डेफिनेशन क्या है बुद्धि के बारे में। अब वुडवर्थ की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बुद्धि क्षमता ग्रहण करने की क्षमता है, यानी कि जो हम क्षमता ग्रहण करते हैं उसकी अगर क्षमता किसी के पास है, यानी कि जितनी ज्यादा क्षमता ग्रहण कर लोगे आप, उसकी क्षमता अगर आप में है, जितनी ज्यादा चीजों को ग्रहण करने की क्षमता जिस आप में है तो वो बुद्धि है। तो आप बस इतना याद रखना कि वुडवर्थ ने बुद्धि के बारे में क्षमता वाली डेफिनेशन दी है। कौन सी वाली डेफिनेशन दी है, क्षमता वाली। जीन प्याजे के अनुसार बुद्धि क्या है, तो बुद्धि भौतिक और सामाजिक वातावरण का अनुकूलन है। जो हमारा भौतिक और सामाजिक वातावरण होता है उसका अनुकूलन, ये किसने बोला है, प्याजे ने। अब रॉस और प्याजे के सामने आप ये लिख लीजिए, अनुकूलन वाली बात है वो रॉस ने भी बोली है और प्याजे ने भी बोली है। सचेत अनुकूलन वाली बात रॉस ने बोली है, सामाजिक और भौतिक वाली अनुकूलन वाली बात प्याजे ने बोली है। तो इस तरह से आप डेफिनेशन को बांट सकते हो और याद कर सकते हो, ठीक है। स्पीयरमैन ने क्या बोला है बुद्धि को, औचित्यपूर्ण तार्किक चिंतन है, यानी कि तर्कपूर्ण जब हम कोई चिंतन करते हैं तो उसका मतलब क्या है, वो बुद्धि है। तो स्पीयरमैन ने तार्किक चिंतन वाली बात बोली है। अमूर्त चिंतन वाली बात किसने बोली थी, टर्मन ने। देखिए थोड़ा सा याद करवा देता हूं आपको, यहां पर टर्मन ने कौन सी चिंतन वाली बात बोली है, अमूर्त चिंतन वाली बात। स्पीयरमैन ने कौन से चिंतन वाली बात बोली है, तार्किक चिंतन, यानी कि औचित्यपूर्ण यानी कि तार्किक चिंतन वाली बात। अब यहां पर योग्यता किस किसने बताया है, तो टर्मन, पिंटर, वेस्लर और वुडवर्थ, तो इन्होंने चारों ने योग्यता बताया है। और इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए डेफिनेशन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बुद्धि के प्रकारों के बारे में डिस्कस करते हैं। बुद्धि के जो प्रकार हैं उनको विभाजित किया है थॉर्नडाइक ने। अब आप बोलोगे थॉर्नडाइक का तो वो सिद्धांत था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। बुद्धि वाले चैप्टर में बुद्धि के प्रकार भी थॉर्नडाइक ने बताए हैं। अब भाई एक सिद्धांत बताया थॉर्नडाइक ने तो थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, तो बोर होते होते उन्होंने बोला कि थोड़ा सा बुद्धि में भी हाथ पैर मार लेते हैं, थोड़ा सा वहां भी नाम हो जाएगा। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि वाले चैप्टर में भी बुद्धि के प्रकार बता दिए, ठीक है। अब बुद्धि के प्रकार जो बताए हैं उन्होंने बताया कि एक होती है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है, जो चीजें सामने नहीं है, जो चीज हमने नहीं देखी है उसके बारे में सोच लेना। अब जो चीजें सामने नहीं है उसके बारे में कौन सोच लेता है, तो ये जो अमूर्त बुद्धि है वो किस में पाई जाती है, तो दोस्तों जो अमूर्त बुद्धि है वो पाई जाती है दोस्तों कवियों में। आपने देखा है कवियों में सबसे जो फेवरेट है मेरा वो है कुमार विश्वास। आपने सुना होगा, पहले राजनीति में थे, आम आदमी पार्टी में थे, तो जो कुमार विश्वास हैं वो मेरे फेवरेट हैं, कवि हैं जो कविताएं लिखते हैं। तो जो कवि हैं वो उनकी जो बुद्धि है वो कैसी होती है, अमूर्त। हर एक सिचुएशन को तो उन्होंने नहीं देखा जा जाकर, हर एक चीज़ तो नहीं, लेकिन फिर भी अपनी कविताओं में वो उन चीज़ों को लिख देते हैं। तो क्या है, कवि की जो बुद्धि है वो कैसी है, अमूर्त बुद्धि। एक चित्रकार आपने देखा होगा किसी भी चीज़ का चित्र बना देता है। एक लेखक आपने देखा होगा कई सारी बातें बिना देखे बिना कभी महसूस किए वो अपनी पुस्तक में लिख देता है। तो इन सभी की जो बुद्धि है वो कैसी है, अमूर्त बुद्धि। याद रखेंगे,
कवि, चित्रकार, लेखक, इन सब की जो बुद्धि है कैसी होती है? अमूर्त बुद्धि। और कोई और एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे एक डॉक्टर होता है, उसकी भी बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त बुद्धि। जब पढ़े लिखे वैसे लोगों वाली बात आ रही है, कवि, चित्रकार, लेखक, तो यहाँ पर डॉक्टर भी हम शामिल कर सकते हैं। डॉक्टर की भी बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त बुद्धि। क्योंकि देखिए डॉक्टर ने क्या है, बीमारी तो नहीं देखी है अंदर कि क्या बीमारी है, लेकिन वो फिर भी उसकी सबसे पहले दवाई देता है, फिर उसकी थोड़ी सी जांच करता है। तो अमूर्त बुद्धि डॉक्टर की भी मानी गई है। ठीक है। दूसरा जो प्रकार है बुद्धि का वो है यांत्रिक या फिर ठोस बुद्धि। यांत्रिक यानी कि इंजीनियरों वाली बुद्धि। तो जो इंजीनियरों वाली बुद्धि होती है वो किन किन लोगों में होती है? तो इंजीनियरों वाली इंजीनियर में होती है, बढ़ई हो गया, राजमिस्त्री हो गया। ठीक है। तो ये इन सब लोगों में कैसी बुद्धि होती है? यांत्रिक बुद्धि या फिर मूर्त बुद्धि या फिर ठोस बुद्धि, एक ही नाम है, याद रखेंगे। तीसरा जो प्रकार बताया है वो है सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक रूप से जो लोग सोचते हैं उनमें सामाजिक बुद्धि होती है। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर जो होते हैं। एक नेता क्या होता है? लोगों को मतलब सामाजिक रूप से वो करता है, कन्विंस करता है वोट लेने के लिए। तो एक नेता में भी क्या है? सामाजिक बुद्धि है। एक शिक्षक में भी सामाजिक बुद्धि है। शिक्षक भी क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। तो शिक्षक में भी सामाजिक बुद्धि है। तो आपको नाम से ही पता लग गया होगा, ये जो होते हैं शिक्षक, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, सारे के सारे सामाजिक होते हैं। ठीक है। और इनमें कैसी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि। बुद्धि के प्रकार आप याद रखेंगे, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। ठीक है। और इनमें किस किस तरह के लोग आते हैं वो भी आपको याद रहेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। अब कई सारे सिद्धांत हैं, कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दे दिए हैं। आप देखोगे कि कई सारे चैप्टर से लोग मतलब आपने जिन मनोवैज्ञानिकों का चैप्टर अलग से पढ़ा है उन्होंने भी बुद्धि में अपना सिद्धांत दे दिया है। तो यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं कि बुद्धि क्या है। हमने कई सारे इसमें आपको पता लग जाएगा कि बुद्धि आखिर में है क्या। इन सिद्धांतों की मदद से आपको पता लग जाएगा कि बुद्धि आखिर में है क्या, किन किन चीज़ों से मिली है, कितनी कितनी चीज़ों से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले बुद्धि के सिद्धांतों में हम पढ़ते हैं दोस्तों एक कारक सिद्धांत। सबसे पहले बुद्धि के सिद्धांतों में किसका सिद्धांत पढ़ते हैं? एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिने भी इनको बोला जाता है, इनका पूरा नाम है बिनेट। अब ये इनका चित्र देख सकते हैं, ये है अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है। अब इन्होंने दिया है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया है कि बुद्धि केवल एक शक्ति है, बुद्धि में केवल एक कारक है। बुद्धि मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हो। बुद्धि क्या है? एक शक्ति है, केवल एक भाग है, एक कारक है। तो एक कारक वाली बात किसने बोली है? बिनेट ने। और इन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति की संपूर्ण क्रियाओं को प्रभावित करती है। तो यहां पर देखिए एक एक करके ये सारी डेफिनेशन अमान्य होती जाएंगी, आप देखोगे। इन्होंने बोला है, अल्फ्रेड बिने ने बोला है कि कोई भी व्यक्ति जब एक कार्य में सक्षम होता है तो वो दूसरे कार्यों को भी बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। लेकिन आपने देखा होगा ऐसा होता नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक कार्य में तो दक्ष होता है, लेकिन अगर उसको दूसरा कार्य दिया जाए तो उसमें दक्ष नहीं होता है। आपने देखा होगा टैलेंट अलग अलग होता है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एक कार्य को कर लेगा तो सभी कार्यों को कर लेगा। तो इनका जो सिद्धांत है वो अमान्य कर दिया गया है दोस्तों। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया है। इसमें बुद्धि को इन्होंने केवल एक कारक बताया था कि एक शक्ति है, एक भाग है, केवल एक कारक है। लेकिन इनके सिद्धांतों को क्या है? खारिज कर दिया गया। फिर आता है द्विकारक सिद्धांत। फिर आते हैं स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। अब स्पीयरमैन आए, स्पीयरमैन ने बोला कि एक कारक नहीं है, बुद्धि में होते हैं दो कारक। ठीक है। बुद्धि में कितने कारक होते हैं? दो कारक। इन्होंने दो कारक कौन कौन से बताए हैं? एक बताया जनरल फैक्टर, सामान्य कारक। दूसरे होते हैं स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि विशिष्ट कारक। ठीक है। तो दो कारक कौन कौन से हैं? जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि सामान्य कारक। इन्होंने बताया कि जो सामान्य कारक हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ आती है? तो वंशानुक्रम। तो जो चीज़ें हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, जो हमारी बुद्धि में सहायता प्रदान करती हैं, तो वो उसमें क्या बोला है? जनरल फैक्टर में बोल रखा गया है। स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि विशिष्ट कारक। विशेष कारक कौन से हैं? वातावरण। वातावरण में जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उसको रखा है स्पेसिफिक फैक्टर में। अब यहाँ पर ये देखिए कि स्पीयरमैन ने बोला, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट नोट है कि ये जो सामान्य कारक और जनरल कारक, जो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक हैं,
दोनों कारक सह संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे वंशानुक्रम वातावरण से थोड़ा संबंधित होता है, ऐसे ही जनरल फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर से संबंधित होते हैं। तो ये दोनों वंशानुक्रम और वातावरण डिसाइड करते हैं बुद्धि को। ऐसा किसने बोला है? स्पीयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत में 2 कारक किसने दिए हैं? स्पीयरमैन ने। अब यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिक थे, थॉमसन और गोदरे। इन्होंने क्या बोला कि इनके जो सिद्धांत है उसको अपूर्ण माना, ये गलत बता दिया, मतलब आधा अधूरा सिद्धांत माना, इसको खारिज कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने बोला कि वंशानुक्रम है और वातावरण है, लेकिन इसके अलावा भी तो कई सारी चीज़ें हैं, व्यक्ति की आदतें, व्यक्ति के कई सारे उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद नहीं है, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें बताई। तो थॉमसन और गोदरे ने बोला कि ये अपूर्ण है, मतलब पूरा सिद्धांत नहीं है, और इस सिद्धांत को भी अमान्य कर दिया गया। अब एक कारक सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया, द्विकारक यानी कि 2 कारक बताए बुद्धि में, इसको भी अमान्य कर दिया गया। अब यहाँ से देखिए आपको क्या सीखने को मिला। तो बुद्धि किसी एक आयाम नहीं होता, बुद्धि में एक कारक नहीं होता, एक तत्व नहीं है। बुद्धि में 2 तत्व या फिर 2 कारक या फिर 2 आयाम भी नहीं है, क्योंकि दोनों जो सिद्धांत है वो खारिज हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं समूह कारक सिद्धांत। अब आते हैं थॉमसन। थॉमसन क्या कहते हैं कि एक कारक सिद्धांत भी एकदम रिजेक्ट हो गया, द्विकारक सिद्धांत भी रिजेक्ट हो गया। तो थॉमसन ने बोला इसमें एक या फिर 2 कारक नहीं है, इसमें एक पूरा ग्रुप है। हमारे बुद्धि में क्या है? पूरा ग्रुप है, ग्रुप कर करके कई सारे कण हैं उसमें, और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सकारात्मक संबंध है उनका, पॉजिटिव है वो। तो यहाँ पर थॉमसन आते हैं। थॉमसन ने क्या बोला कि जो बुद्धि है इसमें कई सारे समूह हैं, कोई एक कारक या 2 कारक नहीं है, पूरे समूह है, एक पूरा ग्रुप है। चलिए, ये बात होगी थॉमसन वाले के समूह कारक सिद्धांत में। अब आते हैं थर्स्टन। अब थर्स्टन भी बैठे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, कुछ करने को नहीं था, तो परेशान हो रहे थे। तो जैसे ही थॉमसन ने बताया कि समूह है पूरा, तो थर्स्टन ने क्या है, इस समूह को डिफाइन कर दिया कि हम बताते हैं कि कौन कौन से समूह हैं। इसमें इन्होंने 13 तत्व बताए। बुद्धि क्या है? 13 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसमें 7 इन्होंने प्राथमिक तत्व बताए हैं। 7 क्या है? प्राथमिक तत्व बताए हैं। वो 7 प्राथमिक तत्व कौन कौन से हैं? शाब्दिक, शब्द प्रवाह, सांख्यिक यानी जो नंबर वाली चीज़ें होती हैं, वर्ड फ्लुएंसी यानी कि बोलने वाली जो चीज़ें होती हैं, शाब्दिक यानी कि जो शब्द होते हैं। इसके अलावा स्थानिक यानी कि स्पेस, स्थान भी इसमें शामिल है। स्मृति यानी कि मेमोरी, ये एक अलग से चैप्टर है, मेमोरी वाला चैप्टर अलग से है, इसको भी आप जरूर देखिएगा। तार्किक यानी कि रीजनिंग, और प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शुअल। तो ये इन्होंने 7 प्राथमिक तत्व बताए हैं समूह कारक में। तो यहाँ पर थॉमसन ने क्या बताया कि समूह है पूरा, कोई एक या 2 कारक नहीं है। थर्स्टन आते हैं, इन्होंने क्या बोला कि पूरा समूह है, और हम बताते हैं कि क्या समूह है। तो 13 तत्वों के नाम इन्होंने बताए, जिसमें 7 इंपॉर्टेंट है। केवल इतना याद रखिए कि 13 तत्वों से मिलकर बनी है बुद्धि, ये बात किसने बोली है? तो थर्स्टन ने। ठीक है, समूह से मिलकर बनी है बुद्धि, ये बात किसने बोली है? थॉमसन ने। अब देखिए, अब यहाँ पर ये फिर दोबारा से थॉर्नडाइक आ गई। अपना जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, तो अपना जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो इन्होंने दे दिया। एकदम आराम से बैठे थे, तो बोर हो रहे होंगे, तो इन्होंने बोला कि मतलब बुद्धि में भी अपना एक सिद्धांत दे देते हैं, किताब में नाम आएगा। तो यहाँ पर क्या है, थॉर्नडाइक ने भी अपना एक बुद्धि में सिद्धांत दे दिया। अब पहला जो बिने वाला था, उन्होंने बोला एक कारक है। जो स्पीयरमैन थे उन्होंने बोला 2 कारक हैं। थॉमसन ने बोला 1 2 नहीं, पूरा समूह है। तो यहां पर आते हैं हमारे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक बोलते हैं ना एक है, ना 2 है, ना एक समूह है, बहुकारक है, बहुत सारे कारक हैं। तो यहां पर बहुकारक वाला जो सिद्धांत है वो किसने दिया बुद्धि में? थॉर्नडाइक ने। इस सिद्धांत को अन्य नाम दिए गए, जैसे बालू का सिद्धांत, रेत के टीले का सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को ये इतने सारे नाम इन्होंने थॉर्नडाइक ने क्यों दिए हैं? अब देखिए, इस वाले कोट से पता लग जाएगा कि जिस प्रकार रेत के टीले में उपस्थित जो कण होते हैं उनको गिना नहीं जा सकता। जैसे आपने देखा होगा मिट्टी में कितने कण होते हैं, आप गिन नहीं सकते। तो उसी प्रकार बुद्धि में भी क्या है, बहुत सारे कण होते हैं। बुद्धि में भी क्या है, बहुत सारे कण होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। इन्होंने थॉर्नडाइक ने एक बेहतरीन बात ये बोली थी कि व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसी प्रकार के तत्व उसमें आ जाते हैं। जैसे कोई मनोवैज्ञानिक की ही चर्चा ले लेते तो मनोवैज्ञानिक यानी कि सोचने वाले तत्व उसमें आ जाएंगे। जैसे कोई इंजीनियर है, जैसे कोई डॉक्टर है, तो इंजीनियर क्या है, जो इंजीनियरिंग वाले काम करेगा,
तो आपने देखा होगा जो इंजीनियर है वो अपने काम में, इंजीनियर नहीं, हम अपनी बात कर लेते हैं, हम क्या है अपने काम में साल दर साल किसी को काम करते हैं तो समय के साथ उसमें दक्ष हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो तत्व हैं उसी प्रकार के आते जा रहे हैं। तो ये बात किसने बोली है, याद रखेंगे, थॉर्नडाइक ने। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। रेत के टीले का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। बालू सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। तो एक ही सिद्धांत का ये सारे नाम हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा पानी वानी लेके रखिए और इन सब के स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप, इनके जो नोट्स हैं वो बनाते जाइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब यहाँ से बाहर कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में जाएगा। पूरा बुद्धि वाला जो चैप्टर है पूरा डीपली डिस्कस कर दिया है मैंने। अब देखिए, अब आते हैं गिलफोर्ड। अब बिने ने बता दिया एक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने बता दिया 2 सिद्धांत, अब यहाँ पर जो अभी अभी वो बता के गए हैं। थॉर्नडाइक उन्होंने बताया थे बहुकारक हैं, बहुत सारे कारक हैं बुद्धि में, एक समूह कारक हैं, थॉमसन ने बता दिया। तो गिलफोर्ड भी यहाँ पर बैठे थे, गिलफोर्ड ने बोला अब क्या करें, अब एक सिद्धांत भी हो गया, 2 भी हो गए, एक समूह भी हो गया और बहुत सारे भी हो गए। तो गिलफोर्ड ने क्या किया, अब गिलफोर्ड ने बता दिया 3 आयाम होते हैं इसमें। गिलफोर्ड ने क्या बता दिया, अब 1 हो गया, 2 गया, मैं बताऊंगा 3, अब मेरा नाम भी आएगा बुक में, मुझे भी लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको धन का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों, ये थोड़ा फनी उसके लिए था। ईंट का मॉडल भी इसे कहते हैं, ईंट का मॉडल भी याद रखेंगे, त्रिआयामी सिद्धांत को ही कहते हैं। त्रिआयामी सिद्धांत, धन का सिद्धांत, क्यूब का सिद्धांत, ईंट का मॉडल किसने दिया है, गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में 180 तत्व बताए हैं। देखिए 3 भाग बताए हैं। सबसे पहले तो विषय वस्तु, संक्रिया यानी कि विषय वस्तु के प्रति जो हम सोचते हैं वो संक्रिया, उत्पाद यानी कि जो विषय वस्तु वो है। तो ये 3 आयाम बताए हैं गिलफोर्ड ने। इन 3 आयामों में उन्होंने 180 तत्व बताए हैं बुद्धि के। तो यहां से केवल आप इतना याद रखिए, एक एक सिद्धांत को अगर मैं डीपली पढ़ाऊंगा तो इतना प्रश्न पूछा भी नहीं जाता है आपसे, तो ज्यादा भी टाइम लग जाएगा इसमें। तो 180 तत्व वाली जो बात है वो किसने बोली है, गिलफोर्ड ने। और त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है, गिलफोर्ड ने। केवल इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए अब 1 आयाम हो गया, 2 आयाम हो गया, 3 आयाम हो गया, समूह हो गया, बहुकारक सिद्धांत भी हो गया। अब बात कर लेते हैं बहुबुद्धि। अब देखिए बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दे दिया, लेकिन यहाँ पर जो गार्डनर थे वो बोले बहुकारक का क्या मतलब है, बहुबुद्धि सिद्धांत हम देंगे, यानी कि बुद्धि में बहुत सारे तरह की बुद्धि होती है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं कि किस किस तरह की बुद्धि हो सकती है, तो ये बताए हैं गार्डनर ने, ठीक है। आप देख सकते हैं ये है गार्डनर, थोड़े से कूल दिख रहे हैं और इनकी जो लग रहा है सेल्फी नहीं है, मतलब फोटो खिंचाया लेकिन लग ऐसा रहा है कि सेल्फी खींची है। तो गार्डनर ने क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है 1998 में। इन्होंने बताया कि बुद्धि 7 तरह की होती है, लेकिन 2000 यानी कि 2 साल बाद इनको 2 तरह की बुद्धि और मिल गई। तो 2000 में इन्होंने बताया कि बुद्धि 9 तरह की होती है। अब बुद्धि 9 तरह की कौन कौन सी होती है, तो एक होती है भाषाई और शाब्दिक बुद्धि। अब भाषाई यानी कि भाषा का प्रयोग जो करते हैं, शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, कौन होते हैं, वो लेखक होते हैं, कवि होते हैं। तो इनकी जो बुद्धि है वो शाब्दिक या फिर भाषाई बुद्धि होती है, ठीक है। पहला तो इन्होंने ये बताया। इसके अलावा दूसरा है तार्किक। तार्किक बुद्धि में तार्किक बुद्धि कौन सी बुद्धि होती है, तार्किक यानी कि तार्किक रूप से जो लोग सोचते हैं। तार्किक रूप से कौन कौन से लोग सोचते हैं, गणितज्ञ जो मैथमेटिशियन होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, वो कैसे सोचते हैं, एकदम तार्किक रूप से, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तार्किक रूप में और कौन कौन आ सकता है, इंजीनियर भी तो इसी में आएगा, इंजीनियर भी तो तार्किक रूप से सोचते हैं। तो यहां पर तार्किक जो बुद्धि होती है वो किस में होती है, गणितज्ञ में होती है, वैज्ञानिक में होती है, इंजीनियर में होती है। भाषाई बुद्धि किस में होती है, लेखक में होती है, कवि में होती है, एक पत्रकार होता है उसमें भी होती है, ठीक है। गत्यात्मक यानी कि गतिज बुद्धि। तो गत्यात्मक तरह, देखिए इनको याद नहीं करना है आपको, केवल इनको ध्यान से सुनना है। इससे क्या होगा, आपको ये समझ आ जाएगी कि बुद्धि के ये प्रकार हो सकते हैं, यानी कि लोगों में जो बुद्धि होती है वो किस किस तरह की होती है। तो गतिज यानी कि जिसमें गति हो रही है। गति किस में होती है, जो खिलाड़ी होते हैं वो खेल खेलते हैं तो कितनी गति करते हैं, वो इधर से उधर भागना, ठीक है। फुटबॉल में कितना लोग मतलब भागते हैं, फुटबॉल को तो भागने का ही खेल है पूरा। तो खिलाड़ी जो होते हैं उनकी जो बुद्धि है वो गत्यात्मक या फिर गतिज बुद्धि होती है। जो नृत्यक होते हैं, डांसर जो डांस करते हैं, उसमें भी कई सारा मूवमेंट होता है, उसमें भी कई सारी गति होती है। तो इसलिए जो नृत्यक होते हैं उनकी भी जो बुद्धि है वो गत्यात्मक बुद्धि है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है।
इसके बाद है अंतरवैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक यानी कि जो अंतर मन की जो बातें हैं वो सोचते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक, नेता। ठीक है, अब यहाँ पर इनको जल्दी जल्दी फिनिश कर देता हूँ। अंतरावैयक्तिक यानी कि योगी पुरुष, यानी कि अपने अंदर जो झांक कर जो सोचते हैं, जो जीवन से जुड़ी उनको जानना चाहते हैं, जो धार्मिक मतलब उसमें रहते हैं, तो उनको बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक। संगीतज्ञ, तो संगीतज्ञ तरह की बुद्धि होती है, तो यहाँ पर जो संगीतज्ञ उनका नाम भी लिख सकते हैं किसी भी। प्राकृतिकवादी, प्राकृतिकवादी कौन होते हैं? किसान। जीव वैज्ञानिक, जो प्रकृति से जुड़े होते हैं और प्रकृति से के साथ काम करना उनको पसंद होता है। तो प्रकृतिवादी बुद्धि किसमें होती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है किसान में और जीव वैज्ञानिक में। अस्तित्ववादी, जो अस्तित्व के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो दार्शनिक। स्थानिक, स्थानिक यानी कि मूर्तिकार, राजमिस्त्री। तो ये केवल आपको इतना याद करना है इस सिद्धांत में कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने। ये हैं आपके गार्डनर, और 1998 में इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, 2000 में इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई। केवल इतना याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और अन्य सिद्धांत है भाई, इतने सारे मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दे दिए, कुछ ही तो मनोवैज्ञानिक बचे हैं, तो उन्होंने बोला भाई हमारा भी किताब में नाम आना चाहिए, हमारा भी नाम होना चाहिए बच्चे, हमें भी, हम क्या हमारे बारे में ही पढ़ें। तो पहले से जो सिद्धांत है वही सिद्धांत है, केवल उनका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया है, तो अपना भी सिद्धांत दे दिया। तो जो है सबसे पहले इन्होंने बोला बुद्धि क और ख होती है, इनको दो भागों में बांट दिया, क और ख। क बुद्धि को इन्होंने जनरल फैक्टर, वही वंशानुक्रम वाली बात बताई, स्पेसिफिक फैक्टर वही वातावरण वाली बात बताई। तो जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर वाली बात है वो उसको केवल बदल कर हैन ने क और ख बुद्धि का नाम दे दिया। अब बात कर लेते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, सॉरी ब्लूम के बारे में। तो ब्लूम की क्या है? ब्लूम टैक्सोनॉमी है। इन्होंने जो पक्ष बताए थे, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, क्रियात्मक जो पक्ष बताए थे, तो वहां पर इन्होंने अपना वो भी टैक्सोनॉमी भी दी है। इसके अलावा बुद्धि में इन्होंने अपना सिद्धांत भी दे दिया। इन्होंने बताया कि बुद्धि एक आश्चर्यजनक बुद्धि भी होती है। बुद्धि क्या है? आश्चर्यजनक बुद्धि भी होती है। बुद्धि का कोई तत्व नहीं होता। यहाँ पर जो ब्लूम है मतलब वो भी अपनी मजे ले रहे हैं कि बुद्धि का इन्होंने बता दिया कि सबने, इतने मनोवैज्ञानिकों ने कई सारे तत्व बताए हैं, लेकिन ये आके क्या बोलते हैं कि बुद्धि का कोई तत्व ही नहीं है। ये केवल लोगों को भ्रमित करने वाली बात है, यानी कि आप क्या है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। बुद्धि का कोई तत्व नहीं है। मैं बताता हूं, बुद्धि आश्चर्यजनक बुद्धि होती है, बच्चा केवल अनुकरण और व्यवहार से ही सीखता है। तो ये बात किसने बोली है? ब्लूम ने। अब इसके बाद है डेवियल गोलमैन। इन्होंने बताया एक संवेगात्मक बुद्धि भी होती है, इसको भी पढ़े बच्चे। तो संवेगात्मक बुद्धि वाली बात किसने बताई है? डेवियल गोलमैन ने। अब यहाँ पर आते हैं हमारे कैटल साहब। कैटल साहब ने क्या देखा? जनरल फैक्टर हेन ने भी इस्तेमाल कर लिया, स्पीयरमैन ने भी इस्तेमाल कर लिया। तो जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर को अलग से नाम दे दिया। जो जनरल फैक्टर है उसको दे दिया तरल बुद्धि, उसको बता दिया तरल बुद्धि। स्पेसिफिक फैक्टर उसको बता दिया ठोस बुद्धि। तो यहाँ पर एक अलग से नाम दे दिया कैटल ने, और अपना भी नाम इसमें शामिल कर लिया बुद्धि वाले चैप्टर में। तरल और ठोस बुद्धि किसने बताई है? कैटल ने। याद रखेंगे कैटल ने बुद्धि के प्रकार बताए, जिसमें कैटल ने बताया एक बुद्धि होती है तरल बुद्धि, एक होती है ठोस बुद्धि। याद रखेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गए थोड़े से अन्य सिद्धांत। अब यहां पर सिद्धांत फिनिश हो चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। केवल एक पॉइंट बचा है यहां पर, बुद्धि परीक्षण के प्रकार। अब बुद्धि परीक्षण आपको पता ही है, सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण किसने किया था? फ्रांस के अल्फ्रेड बिनेट ने। कब किया था? 1905 में। अब यहां पर आपको बताता हूं कि किस किस तरह से किया गया और इसका क्या वर्गी, मतलब इसको किस तरह बांटा गया। तो बुद्धि परीक्षण जो किए गए उसमें कुछ प्रकार रखे गए। एक तो होगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, एक होगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब भाई किसी की बुद्धि का परीक्षण कर रहे हो आप, तो एक तो ये होता है कि उसका एग्जाम ले लो पेपर पेन से, तो उसकी बुद्धि का परीक्षण हो जाएगा। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस भी तो देखोगे, जो फिजिकली जो वर्क कर रहा है। अब जो एक फौजी है, अब वो तो पेपर पेन लेके नहीं बैठा है, वो तो मतलब वहां पर बॉर्डर पर गश्त लगा रहा है, आतंकवादियों से लड़ रहा है, तो उसमें बुद्धि नहीं है, उसमें भी तो बुद्धि है। तो यहाँ पर जो बुद्धि परीक्षण के प्रकार बताए गए, दो तरह से बुद्धि का परीक्षण दो तरह से किया गया। एक शाब्दिक, यानी कि जिसमें पेपर पेंसिल यानी कि एग्जाम वाला सिस्टम है, जिससे पता लगाया गया कि बुद्धि किसमें कितनी है। दूसरा है अशाब्दिक, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस देखी गई कि किस तरह का बच्चा परफॉर्म कर रहा है फिजिकली, मेंटली, सोशली। फिजिकली, मेंटली, सोशली किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसमें परीक्षण किया गया अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में। अब ये जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो व्यक्तिगत, एक सामूहिक।
अब किसी का टेस्ट ले रहे हैं हम, कुछ भी मतलब परीक्षण कर रहे हैं, तो एक तो हम एक इंडिविजुअल का ले सकते हैं या फिर पूरे एक समूह का ले सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी मैच हो रहा है तो कोई किसी भी मैच में एक टीम पूरा वर्क करती है, ऐसा तो नहीं है कोई एक खिलाड़ी वर्क कर रहा है। तो एक मतलब पूरी अगर टीम जीतेगी तो उसमें योगदान किसका होता है, सबका योगदान होता है। तो यहाँ पर जो बुद्धि है वो सामूहिक रूप में भी कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, 3 व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किए गए जिनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे विनय साइमन ने 1905 में बुद्धि परीक्षण किया गया था। विनय साइमन का जो बुद्धि परीक्षण है वो 3 से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए था। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था विनय का बुद्धि परीक्षण, जो 1905 में किया गया था, जिसमें बच्चों से 50 प्रश्न पूछे गए थे। जिसमें बच्चों से क्या है, 50 प्रश्न पूछे गए थे। याद रखेंगे, विनय साइमन वाले परीक्षण में जो कि बुद्धि परीक्षण था 1905 में लिया गया था, वो किस उम्र से किस उम्र के बालकों के लिए था, तो 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। उसमें क्या किया गया था, तो 50 प्रश्न उसमें पूछे गए थे। कहीं कर आपको 50 भी दिखेगा, कहीं कर आपको 30 प्रश्न भी दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक परीक्षण ये किया गया। फिर विनय साइमन ने अपना एक संशोधित परीक्षण किया, यानी कि उसको थोड़ा सा और संशोधन किया, उसमें जो प्रश्न थे उनकी संख्या बढ़ा दी। अब यहाँ पर पहले 50 थे, फिर कितने हो गए, 59 क्वेश्चंस पूछे गए बच्चों से। 1911 में ये परीक्षण किया गया, ठीक है। याद रखेंगे, दूसरा परीक्षण विनय साइमन का कब किया गया, 1911 में। फिर एक परीक्षण होता है 1918 में, जिसमें 90 प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं, और ये परीक्षण किया गया था स्टैनफोर्ड ने, स्टैनफोर्ड और विनय ने, ठीक है। अब विनय ने तीनों परीक्षण तीनों के साथ मिलकर किया है। विनय ने एक अपना परीक्षण किया है, साइमन के साथ किया है, और स्टैनफोर्ड के साथ किया है। याद रखना है आपको, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण कब किया गया था, 1918 में, जिसमें 90 प्रश्न पूछे गए थे। ये सारे के सारे प्रश्न क्या है, व्यक्तिगत थे, यानी कि एक इंडिविजुअल से पूछे गए थे, ठीक है। अब है सामूहिक परीक्षण। सामूहिक जो परीक्षण कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने किया, और ये किया गया था जब अमेरिकी विश्व युद्ध हो रहा था। अमेरिकी विश्व युद्ध के दौरान ये किया गया था। अमेरिकन जो आर्मी है उस पर उसकी परफॉर्मेंस देखी गई थी, उस आर्मी वालों पर यह परीक्षण किया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद है आर्मी सामान्य वर्गीकरण परीक्षण भी किया गया था। तो इसमें आपको इतना याद रखना है कि आर्मी सामान्य वर्गीकरण परीक्षण या फिर आर्मी परीक्षण किसके अंतर्गत आता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो अशाब्दिक में भी व्यक्तिगत एक परीक्षण किया गया, जिसमें भूल भुलैया दे दी गई बच्चे को। ये किसने किया था, प्रोटियस ने। एक भूल भुलैया में डाल दिया गया था, तो उसने देखा था कि बच्चा निकल पाएगा या फिर नहीं निकल पाएगा। तो भूल भुलैया वाला परीक्षण किसने किया था, प्रोटियस ने, ठीक है। ये एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी किया गया, जिसमें आर्मी बी परीक्षण किया गया, यानी कि दूसरी एक आर्मी पर किया गया, उसका नाम रखा गया आर्मी बी परीक्षण। केवल इतना याद रखना है, ज्यादा डीप नहीं जाते हैं। बुद्धि परीक्षण के ये प्रकार हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक। शाब्दिक में क्या होता है, पेपर पेंसिल वाला परीक्षण है। अशाब्दिक में क्या है, परफॉर्मेंस देखी जाती है। शाब्दिक भी 2 तरह का मान लिया गया है, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत में ये तीनों आपको परीक्षण याद रखने हैं। विनय साइमन परीक्षण 1905, विनय साइमन संशोधित परीक्षण 1911, विनय स्टैनफोर्ड परीक्षण 1918। पहले परीक्षण में 50 प्रश्न पूछे गए, दूसरे परीक्षण में 59 प्रश्न पूछे गए, तीसरे टेस्ट में 90 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। बस आपको इतनी चीज याद रखनी है। ये है बुद्धि परीक्षण के प्रकार। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका बुद्धि वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, और आपको ये लेक्चर देखकर भी अच्छा लगा होगा। और आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।